हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लासेज में अपन ने बाइजेक्शन डिफाइन किया है, बाइजेक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। आज उसी के ऊपर बेस्ड आगे थोड़ा सा अपन बढ़ेंगे और वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन। तो पहले मैं थोड़ा सा के बाइजेक्शन के बारे में थोड़ी सी और बात करूंगा आपसे। देखो क्या है, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। मान लो अपन जब बोर्ड की एग्जाम देते हैं बच्चे, तो वो अपनी आंसर शीट के ऊपर अपने रोल नंबर्स डालते हैं। मान लो एक बच्चे के रोल नंबर हैं ये, एक बच्चे के रोल नंबर हैं ये, एक बच्चे के रोल नंबर हैं ये, एक के हैं ये। इस तरीके से रोल नंबर है ये बच्चों के। जैसे ये आंसर शीट बोर्ड में जाती हैं, वहां इनके ये रोल नंबर वाली स्लिप उतार लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और इनकी कोडिंग कर देते हैं एक फंक्शन के उसके अकॉर्डिंग। कैसे? मान लो इसको कोड दे दिया A22, इसको कोड दे दिया A23, इसको कोड दे दिया A24 और इसको कोड दे दिया A25। ये आंसर शीट है जिनके ऊपर ये रोल नंबर थे। इन रोल नंबर्स को हटाकर और ये कोड दे दिए और एग्जामिनर के पास इनको चेक होने के लिए भेज दी। एग्जामिनर ने इसको चेक किया तो ये जो कोड दिए ये आपके फंक्शन f के अंडर में दिए। ये कोड फंक्शन f के अंडर में दिए, तो अंडर द फंक्शन f कोडिंग इज ए मेट। ये कोडिंग कर दी इसकी, वहां से कॉपी चेक होके वापस आ गई। वापस आई तो वापस इनको डिकोडिंग करेंगे, मतलब कोड हटाएंगे और वापस इनको रोल नंबर पे लाएंगे। मतलब कैसे? इस बच्चे की जो आंसर शीट है, इसको जो A22 है वो वापस से यहां जाएगा, A23 है वो वापस से यहां जाएगा, A24 है उसको वापस रोल नंबर मिल जाएगा और A25 है उसको भी वापस रोल नंबर मिल जाएगा। तो ये जो आपका सिस्टम है, पहले इसकी कोडिंग हुई तो एक फंक्शन f के अंडर हुई और अब इसकी डिकोडिंग हो रही है। वो मान लो आपका फंक्शन g है, ये फंक्शन g है, g के अंडर इसकी डिकोडिंग हो रही है इस तरीके से। तो अब देखो इसमें क्या हुआ है। पहले आप इसको शुरू में देखेंगे कि ये फंक्शन कैसा है। ये फंक्शन है 11 on 2। फंक्शन f है वो क्या है? 11 on 2 फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये सेट A है, ये सेट B है। एक फंक्शन f जो आपको रेड एरो से दिखा रहे हैं, ये रेड एरो वाला जो फंक्शन है वो देखो क्या है। ये रेड और एरो वाला जो फंक्शन है वो f है और ये 11 on 2 है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज हैं और सारे एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट हैं। तो अब आप एक फंक्शन और डिफाइन कर सकते हो, दैट इज जी फंक्शन। जी फंक्शन कहां से कहां डिफाइन हो रहा है? इस सेट B टू सेट A। ये जी फंक्शन डिफाइन कब होगा? जब आपका ये फंक्शन f है ये 11 on 2 हो। तो अगर एक फंक्शन f 11 on 2 है तो एक फंक्शन g डिफाइन किया जा सकता है B टू A, दिस फंक्शन g। और इसको कैसे करेंगे? आप मान लो इसका मैं एक एलिमेंट x मानता हूं
और इसका एलिमेंट मैं y मानता हूं, तो ये इससे x से y में जब फंक्शन डिफाइन है वो f है, तो जो y से x में फंक्शन डिफाइन होगा उसको g कहा आपने, कहा है ना, g कहा आपने। तो देखो fx इज इक्वल टू, यहां फंक्शन एक है, fx इज इक्वल टू y आएगा। जब आप इसको x से है आपका, तो x कहां जाएगा, y में जाएगा। लेकिन ये देखो आपका कैपिटल लिखा गया, इसको मैं स्मॉल कर देता हूं। ये फंक्शन, ये आपका एलिमेंट x है, ये y में गया अंडर द फंक्शन f, और अंडर द फंक्शन g आपका y है वो कहां आया, x में आया। तो देखो दो फंक्शन डिफाइन हो गए, एक तो हो गया a टू b और एक हो गया b टू a। कब, जब आपका ये फंक्शन f a टू b 1 1 on 2 या कैसा है, बाइजेक्शन, कैसा है, बाइजेक्शन। तो ये आपका जो g है इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ ए f फ्रॉम ए b to a and denoted by f इनवर्स। ये बड़ी काम की बात कि फंक्शन f का इनवर्स होगा, उसको f इनवर्स से डिनोट करेंगे, और ये फंक्शन हमेशा b टू a होगा। अगर फंक्शन f a टू b है तो f इनवर्स या g फंक्शन है वो b टू a होगा। नेक्स्ट, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी कि किसी फंक्शन को इनवर्स फंक्शन अगर आप किसी फंक्शन का डिफाइन करते हैं तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, 1 1 on 2 होना चाहिए। अगर एक फंक्शन f 1 1 on 2 है या बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इसके बारे में लिखा है, corresponding to every bijection 1 1 and on 2 function a to b there exists a bijection g a b, सॉरी ये a to b नहीं है, ये b to a है, b to a। तो आप दोबारा देखिए इसको, corresponding to every bijection 1 1 and on 2 फंक्शन, मतलब बाइजेक्शन मतलब 1 1 and on 2 फंक्शन जो क्या है f a to b डिफाइंड है, देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन। तो अगर ये 1 1 on 2 है ये f a to b, तो देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन, एक दूसरा फंक्शन भी डिफाइन हो सकता है, कहां से कहां, b to a डिफाइंड बाई gy इज इक्वल टू x। अगर इस सेट a में कोई एलिमेंट x है, सेट b में एलिमेंट y है, जनरल एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये एक एलिमेंट नहीं है। तो अगर एक फंक्शन यहां से यहां f डिफाइन है a टू b, देन आप लिखोगे इसको fx इज इक्वल टू y। अगर आप दूसरा फंक्शन इधर से डिफाइन करोगे b से a, तो ये होगा g फंक्शन। तो g में क्या होगा, g के लिए जो आपका डोमेन का काम करेगा वो कौन सा फंक्शन, कौन सा सेट करेगा, b होगा, वो g का डोमेन होगा। तो g डोमेन में एलिमेंट क्या है, y। तो डोमेन का एलिमेंट इस g के लिए ये डोमेन होगा और ये रेंज हो जाएगी। तो ये इस तरीके से डिफाइन होगा, ये a टू b होगा और ये b टू a होगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपका फंक्शन यहां से यहां डिफाइन है, f है वो a टू b है और g है वो b टू a है। अब इसमें आगे चलेंगे, ये कह रहा है कि दिस फंक्शन g जो b टू a डिफाइंड है, कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन f। इस फंक्शन f का इनवर्स है कौन सा, ये g।
एंड डिनोटेड बाई एफ इनवर्स, जो मैंने अभी बता दिया आपको। थस वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ। अब मैं इसको देखो, अगर आप कह रहे हो कि जी इनवर्स फंक्शन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एफ इनवर्स वाई, क्योंकि जी है वो एफ इनवर्स इज जी, तो वो कहां से कहां डिफाइंड है, बी से ए में डिफाइंड है, बी का एलिमेंट वाई है, इज इक्वल टू एक्स बी टू ए। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। अब इसमें इनवर्स फंक्शन के साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूं कि इसके कंपोजिशन की इनवर्स फंक्शन की। अभी अपन ने दो फंक्शन किए थे, ए और बी दो सेट लिए थे, मैं दोबारा वही सेट ले रहा हूं और वही फंक्शन ले रहा हूं। एक्स वाई है, ये एफ है, एफ है वो ए टू बी है, और जी है वो बी टू ए है, या जी को मैं कह सकता हूं एफ इनवर्स, जी को मैं एफ इनवर्स कह रहा हूं। ये एफ इनवर्स है, ये एफ इनवर्स है, ए टू बी एफ है और बी टू ए एफ इनवर्स है। अब देखो आप पे क्या करेंगे, इस ए का कोई भी एलिमेंट लेते हैं आप, इस ए का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, मान लो आपने एक्स एलिमेंट लिया ए का। अब इस एक्स को लेकर आप इसमें किस में डालेंगे, इसको आप फंक्शन एफ में डालेंगे आप इसको। जैसे ही आप इसको फंक्शन एफ में डालेंगे आपको ये वाई देगा, क्या देगा, वाई देगा। मान लो फिर आप यहां पहुंच गए और यहां आपने फिर इसको इस फंक्शन में डाल दिया, किसमें, एफ इनवर्स में। देखो यहां एक्स में डाला तो आपका वाई बन गया, फिर मैं इसको दोबारा से फंक्शन को मैं एफ इनवर्स में डालूंगा, जो आपका ये एफ एक्स है, इसको जैसे मैं ये एफ एक्स यहां आ गया आपका, ये एफ एक्स है जिसको आप वाई कह दिया था आपने, इसको आप डालोगे तो देखो क्या होगा, एफ इनवर्स में डालोगे इसको तो एफ एक्स क्या बन जाएगा आपका, वाई बन जाएगा। एफ एक्स क्या बन जाएगा आपका, ये एफ एक्स क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। वाई ये है आपका, और वाई को आप जब एफ इनवर्स में डालते हैं, क्योंकि आपका फंक्शन वाई एफ इनवर्स है, वो बी टू ए डिफाइन है, जब इस वाई को एफ इनवर्स में डालेंगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपका देखिए एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसमें क्या हो रहा है, आपने इसमें ये आप जो फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, इसमें आप ये लगा रहे हो तो ये आपका देखो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ ए एक्स इज इक्वल टू। तो इस तरीके से आप इसको करोगे। और आप शुरू कहां से हुए थे, इसमें आपने डोमेन क्या लिया था, आपके इस फंक्शन का डोमेन क्या था, आपके इस फंक्शन का डोमेन था ए सेट, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप उल्टा करें कि पहले y को डालें f इनवर्स में, और तो f इनवर्स में y को डालेंगे तो x आएगा, और फिर x को डालें f में तो वापिस y चला जाएगा, मतलब एक पूरा एक सर्कल बन जाएगा, एक रोटेशन पूरा हो जाएगा आपका। कैसे, f ऑफ f इनवर्स y, क्योंकि आप यहां से देख रहे हैं मैंने y क्यों लिखा है, क्योंकि f इनवर्स है, ये पहले इसके साथ ये इनका ऑपरेशन होगा, तो f इनवर्स किससे डिफाइन है, कहां से डिफाइन है, बी सेट से डिफाइंड है। बी में क्या एलिमेंट क्या y है, तो मैंने इसलिए इसको ऐसा लिखा है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं f ऑफ f इनवर्स y, और f इनवर्स y इज इक्वल टू x, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को f में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, y। सो देखो कहां से शुरू हुए थे आप, y से शुरू हुए थे और वापिस y में आ गए,
तो आपके इसके एलिमेंट्स y जनरल एलिमेंट है, एनी एलिमेंट है, इसलिए y बिलोंग्स टू b। तो ये जो फंक्शन होगा ये b टू b डिफाइन है और ये फंक्शन है वो a टू a डिफाइन है। ये फंक्शन a टू a डिफाइन है और ये फंक्शन b टू b डिफाइन है। तो ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, आपके आगे भी काम में आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आगे लेते हैं अपन। मैं इससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि अब आपका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो डिफाइन कब होगा? वो डिफाइन कब तब होगा जब आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो तो उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज तो डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा है कि इसका एलिमेंट इसमें आ रहा है, वापिस इसका इसमें जा रहा है, तो अगर आप इसमें कोई एलिमेंट रह गया जिसकी प्री इमेज नहीं है तो यहां से फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए, इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना अति आवश्यक है। अब देखो, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैं कुछ फंक्शंस का ड्रॉ कर देता हूं। पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई एंड सो ऑन। इधर भी माइनस पाई बाई 2, ये 0, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। तो इस तरीके से मैं अब साइन फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। तो साइन जो फंक्शन आएगा ये 1 एंड दिस इज -1, तो इस तरीके से आएगा। 0 पे 0, पाई पे 0 और इसके ऊपर पाई बाई 2 पे 1। ऐसे फिर आगे चलेगा 3 पाई बाई 2 पे -1, एंड 2 पाई पे 0, इस तरीके से चलेगा ये। ठीक है, तो ये आपका किसका ग्राफ है? ये जो फंक्शन है साइन y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। fx इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। आप देख रहे हो कि दिस ग्राफ कोस x का भी ऐसा ही होगा, उसमें यहाँ 1 से हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो इससे थोड़ा सा पीछे हट जाएगा वो। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूं आपसे कि दीज ग्राफ्स फंक्शन, ये जो ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक होते हैं, मतलब कुछ टाइम के बाद वापस वहीं आ जाते हैं। जैसे 0 पे उतना ही है, पाई पे उतना ही है, 2 पाई पे उतना ही है, 3 पाई पे उतना ही है, ऐसे इसमें पाई बाई 2 पे उतना ही है, 5 पाई बाई 2 पे उतना ही होगा, और फिर 9 पाई बाई 2 पे उतना ही होगा, फिर 13 पाई बाई 2 पे भी उतना ही होगा, और इधर -3 पाई बाई 2 पे भी उतना ही होगा। तो देखो आप, अब आप देख रहे हैं कि ये पीरियोडिक है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती है। 2 पाई के बाद में इसकी वैल्यू वापस वही ये वैल्यू देता है, तो इसको पीरियोडिक कहेंगे। तो पीरियोडिक है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी पाई बाई 2 पे भी इमेज इतनी है, 5 पाई बाई 2 पे भी इमेज इतनी है, इसकी -3 पाई बाई 2 पे भी इमेज इतनी है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, बिकॉज it gives the same value, the function gives the same value at -3 pi by 2, pi by 2, 5 pi by 2, 9 pi by 2 and so on. तो it is not 1 1। दूसरी बात, अगर आपका फंक्शन sin x है, ये आपका फंक्शन वो sin x है, वो f है, मान रहा हूं कि fx इज इक्वल टू sin x है, वो आपकी रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू इसलिए नहीं है कि इस sin x की जो रेंज है, sin x की जो रेंज है वो क्या है?
-1 to 1, और ये -1 to 1 है, वो रेंज किसके इक्वल नहीं है? इस रियल नंबर के सेट के इक्वल नहीं है, और रियल नंबर के सेट के इक्वल नहीं है। यहां रियल नंबर क्या है? कोडोमेन। ये क्या है? कोडोमेन। और कोडोमेन आपका ये इसके रेंज के इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है ये ऑन टू बी नहीं है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अपने को इसके डोमेन और रेंज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, और रेस्ट्रिक्शन लगा के अपन इसको अपना बाइजेक्टिव बना लेंगे, मतलब 1 1 एंड ऑन टू बना लेंगे, और 1 1 ऑन टू बन गया तो आप उसको इनवर्सिबल कर लेंगे और फिर उसका इनवर्स से निकाल लेंगे। देखो आगे यहां देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक जो मैंने अभी बताई है आपको। सो दीज आर नॉट बाइजेक्शन, क्योंकि 1 1 एंड ऑन टू नहीं होंगे। नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू नहीं होंगे तो बाइजेक्शन नहीं होंगे, और बाइजेक्टिव नहीं होंगे तो इसका क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसली देयर इनवर्स डोंट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1 1 और ऑन टू नहीं होंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अपन क्या करेंगे? वी रेस्ट्रिक्ट देयर डोमेन्स एंड कोडोमेन्स। अपन उनके डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे such that they can be made bijection and we can obtain their inverse। अपन इनके डोमेन कोडोमेन को जब रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये 1 1 ऑन टू हो जाएंगे, और 1 1 ऑन टू होते ही अपन इनका इनवर्स से निकाल सकते हैं। अब देखो आगे बात, जब इन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चल गई है तो अपने इसके एग्जाम्पल और इसके ग्राफ देखते हैं। अब देखिए, आप इसमें एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, f(x) = sin x। ये इसका ग्राफ है, आपको दिख रहा है sin x का ग्राफ, इससे मैंने अभी ड्रॉ भी किया था। और ये ग्राफ देखिए आप इसमें, इस ग्राफ में आप देख रहे हो दिस फंक्शन sin x डिफाइंड फ्रॉम अ रियल नंबर टू रियल नंबर, इट इज many one into फंक्शन। many one into क्यों है? देखो ये पहली बात, many one क्यों है? इसकी 0 के ऊपर वैल्यू 0, इसकी पाई के ऊपर वैल्यू 0, इसकी 2 पाई के ऊपर वैल्यू 0, इसकी -पाई के ऊपर वैल्यू 0, और इसकी -2 पाई के ऊपर वैल्यू 0। तो आप देख सकते हो यहां पे f(x) = sin x है, f(x) = sin x है आपका। तो आप देखो इस 0 की इमेज जाएगी वो 0 होगी, आपकी पाई की इमेज जाएगी वो भी 0 होगी, आपकी 2 पाई की इमेज जाएगी वो भी 0 होगी, आपकी -पाई की इमेज जाएगी वो भी 0 होगी, और आपकी -2 पाई की इमेज जाएगी वो भी 0 होगी। कहने का मतलब आपके डोमेन में ये एलिमेंट 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज जा रही है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए 1 1, नॉट ए 1 1, नॉट 1 1 फंक्शन। अब देखिए आप नेक्स्ट, आप ऑन टू को आप इसको चेक करेंगे। योर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R एंड दिस R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल्स। ये सेट ऑफ रियल्स है, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो रेंज है वो -1 to 1 है, और इसका जो आपका कोडोमेन है, इसका जो कोडोमेन है वो है R। तो आपका रेंज एंड कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए
आपका ये फंक्शन क्या नहीं है, नॉट ए ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। तो आपका साइन एक्स है वो ना तो 1 1 है और ना ऑन टू है। तो इसको 1 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए क्या करना चाहिए अपने को? देखो आप ध्यान से देखें तो पहली बात, इसके कोडोमेन पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए? इसको ऑन टू बनाना है पहले अपने को। अगर ऑन टू बनाएंगे तो अगर आप इसके रेंज को इसके कोडोमेन से रिप्लेस कर दें, सॉरी इसके कोडोमेन को इसके रेंज से रिप्लेस कर दें, तो आपका फंक्शन होगा वो ऑन टू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं एफ ए R2 -1 1। ये मैंने आई रिप्लेस दिस कोडोमेन विद दिस रेंज, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। ये फंक्शन कैसे हो जाएगा आपका? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ऑन टू बनाने के लिए आपने इसकी कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दिया, ऑन टू बन गया। अब देखिए इसको 1 1 बनाना है। 1 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 1 1 बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं आनी चाहिए, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं आनी चाहिए। तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज कब नहीं आएगी? आपको मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया हुआ। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या है कि अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो इस तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो अगर आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस उस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटें, इंटरसेक्ट करें, तो आप कहोगे कि दिस इज 1 1। तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो इसका मतलब अगर आप यहां से यहां तक ले लो, कहां से? -π/2 से π/2 तक इसका डोमेन ले, यहां से लेकर यहां तक ले इसका डोमेन। तो आप देख रहे हो कि -π/2 से π/2 तक इसका आप जब डोमेन ले रहे हो तो इसका ग्राफ, ये इंटरवल ले रहे हो -π/2 से π/2 तक का, तो इसका जो ग्राफ है वो ये है, ग्राफ ये है आपका। और इस ग्राफ को जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हो आप, तो इस ग्राफ में कुछ भी, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन इसको दो पॉइंटों पे काटती हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे आप, ड्रॉ करोगे, तो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काटेगी। इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 हो गया। दूसरी चीज, ये -π/2 से π/2 तक का जो ग्राफ है, ये आपकी -1 से 1 की हर एक वैल्यू को अटेन कर रहा है। -1 से 1 तक की हर एक वैल्यू इसमें आ रही है, क्योंकि आप जैसे 0.5 की बात करोगे तो 0.5 की वैल्यू यहां आ जाएगी इस ग्राफ के ऊपर। -0.5 की बात करोगे तो माइनस ये +0.2 की बात करोगे तो ये यहां आ जाएगा। इस तरीके से क्या है कि इस ग्राफ के ऊपर हर एक पॉइंट है वो किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, मान लो मेरे दिमाग में तो -π/2 से π/2 आ गई, लेकिन मान लो एक बच्चे ने कहा कि नहीं, ये π/2 है, यहां ये π/2 है, वो बच्चा यहां से यहां तक लेना चाह रहा है, ये इंटरवल लेना चाह रहा है वो बच्चा। वो ये कह रहा है कि नहीं, इसमें भी तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे वो बच्चा कह रहा है कि अगर इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे, इसमें यहां से यहां तक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको दो पॉइंटों पे नहीं काटेंगी, तो वो भी ले सकते हो आप, तो भी आपका फंक्शन 1 1 हो जाएगा। कहां से कहां तक है? जैसे -π/2 से π/2 तक हुआ है, वैसे π/2 से 3π/2 तक भी वही सिस्टम रहेगा। मान लो नेक्स्ट बच्चे के दिमाग में आ गई कि नहीं, मुझे ये भी नहीं लेना, मुझे ये भी नहीं लेना, वो कह रहा है कि मैं तो ये लूंगा। मतलब कहां से कहां तक है? 3π/2 से 5π/2 तक, तो वो ये लेगा। इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिर्फ इसी ग्राफ में भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काट रही है।
तो वो भी 1 1 होगा। और हर एक -1 से 1 तक की हर एक वैल्यू को ये अटेंड कर रही है, ये आपका फंक्शन अटेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं रेस्ट्रिक्शन यहां से यहां तक लगा दूं तो भी ठीक है, मैं π/2 -π/2 से π/2 तक एक इंटरवल बना दूं तो भी ठीक है, मैं π/2 से 3π/2 तक बना दूं तो भी ठीक है, मैं 3π/2 से 5π/2 तक बना दूं तो भी ठीक है, और मैं -3π/2 से -π/2 तक बना दूं तो भी ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई से भी इंटरवल ले सकते हो, लेकिन टर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए बीच में। उस इंटरवल के बीच में टर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्निंग पॉइंट आते ही तो आपका हॉरिजॉन्टल है, मान लो टर्निंग पॉइंट ऐसे आ जाएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको दो जगह इंटरसेक्ट कर जाएगी। मान लो टर्निंग पॉइंट इस तरीके से आ गया तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो उसको दो जगह इंटरसेक्ट कर जाएगी और वो आपका 1 1 नहीं रहेगा। नेक्स्ट, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखो, देख लेते हैं क्या है। देखो, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए साइन फंक्शन। इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन में क्या कह रहा है, कंसीडर द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जो अपन पहले देख चुके हैं। इट इज मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। जो साइन एक्स वाला जो फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है, ये ग्राफ है इसका, या ये फंक्शन है, ये मैनी वन एंड इनटू फंक्शन है जो पूरा आपने पहले खींचा था वो। अब इसमें क्या है, देखो, इट इज मैनी वन एंड इनटू फंक्शन एज इट अटेन्स सेम वैल्यू एट इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। आपने देखा था 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, -पाई पे, -2 पाई पे, जो फंक्शन की वैल्यू है वो हर एक पे सेम आ रही है, 0 आ रही है। यहाँ पे π/2 पे करोगे या 5π/2 पे करोगे तो भी वो वैल्यू सेम आएंगी। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 नहीं है। और दूसरी बात, उसकी जो रेंज है नॉट सेम एज इट्स ए कोडोमेन। तो क्या होगा, रेंज इसके इक्वल नहीं होगी तो कैसा होगा, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो रेंज इक्वल नहीं है इसलिए इनटू हो गया, और आपके हर एक काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर ये सेम वैल्यू दे रहा है इसलिए मैनी वन हो गया। दोनों बातें हो गई, इनटू यहां से हो गया, इसके कोडोमेन के इक्वल इसकी फंक्शन के रेंज नहीं है, और आपके इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स के ऊपर ये सेम वैल्यू दे रहा है फंक्शन, इसलिए ये मैनी वन हो गया। अब ये कह रहा है कि एनी फंक्शन कैन बी मेड एन ऑनटू फंक्शन बाय रिप्लेसिंग इट्स कोडोमेन बाय इट्स रेंज। अपन किसी भी फंक्शन को ऑन टू कब बना सकते हैं, जब उसकी कोडोमेन को उसकी रेंज के इक्वल रिप्लेस कर दें, मतलब कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दें। मैंने कर दिया था पिछले में। देयरफॉर f, अब देखो ये फंक्शन f है, ये R2 -1 to 1 है। कैसे है ये, देखो इसमें पिछले वाले में आप देखेंगे तो अपन ने इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये जो रेंज होती है, आपका जो कोडोमेन होता है वो y एक्सिस पे होता है। कोडोमेन किस पे होता है, y एक्सिस पे होता है। और y एक्सिस में ये पूरा रियल नंबर आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ इनफाइनाइट और नीचे की तरफ इनफाइनाइट। लेकिन आपने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि -1 से 1 तक कर दिया, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन हो गया, क्योंकि आपका रेंज है वही आपकी कोडोमेन बन गया। तो इसलिए ये हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो आपने इसके कोडोमेन को इसके रेंज -1 to 1 से रिप्लेस किया, तो ये ऑन टू फंक्शन बन गया। आगे देखिए, फर्दर टू मेक f11 फंक्शन, आपने इस f को 1 1 बनाने के लिए क्या किया था, वी विल हैव टू रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन। 1 1 बनाने के लिए अपन ने क्या किया था, आपको पता है कि मैंने -π/2 से π/2 तक लिया था। इसमें वो किस लिए लिया था, वो इसके अकॉर्डिंग ही लिया था। रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन इन सच ए वे दैट इन दैट डोमेन देयर इज नो टर्न इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। मतलब आपको डोमेन इस तरीके से लेना है कि या तो बढ़ता रहे फंक्शन या फंक्शन डिक्रीज होता रहे। ऐसा नहीं कि आपका फंक्शन पहले बढ़ा और फिर ऐसे हो गया, क्योंकि पहले बढ़ेगा और फिर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, देखो मैं आपको बताऊं।
अगर मैं डोमेन 0 से पाई लेता, रेस्ट्रिक्शन में ये करता कि 0 से पाई लेता, तो आपको पता है कि क्या होता, π/2 पे वैल्यू 1 आती, लेकिन यहां पे π/4 पे और 3π/4 पे, इस π/4 पे यहां π/4 है और यहां 3π/4 है, इन दोनों पे ही आपके फंक्शन की वैल्यू सेम आती, और इन फंक्शन की वैल्यू सेम आती, इसका मतलब ये होता कि ये आपका फंक्शन 1 1 नहीं है, इसलिए मैंने ये वैल्यू आपके ये इंटरवल -π/2 से π/2 लिया था। हाँ, तो आपने ऐसा किया था, नो टर्न इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड द फंक्शन टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन -1 to 1। जो आपकी रेंज की जो सारी वैल्यूज हैं वो ये फंक्शन अटेन करेगा, फंक्शन लेगा ये सारी वैल्यू। इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द fx sin x इफ वी टेक डोमेन -π/2 to π/2। अगर आप डोमेन -π/2 से π/2 लें, पूरे डोमेन को जो रियल नंबर वाला उसको हटा के और -π/2 से π/2 लें, तो आपका फंक्शन कैसा बन जाएगा, 1 1 फंक्शन बन जाएगा। और 1 1 फंक्शन होगा वो कहां से कहां होगा, आपका साइन 1 1 कहां से कहां होगा, f -π/2 से π/2 और -1 to 1 बाई fx इजिकल टू साइन एक्स इज ए बाइजेक्शन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो ऑन टू हो गया, और आपने इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, 1 1 हो गया। तो ये आपका फंक्शन fx इजिकल टू साइन एक्स है, वो इस डोमेन और रेंज के हिसाब से 1 1 एंड ऑन टू हो गया, और इसलिए ये बाइजेक्टिव हो गया, और बाइजेक्टिव हो गया इसलिए ये इनवर्सिबल हो गया। इसका इनवर्स अपन इनवर्सिबल मतलब इसका इनवर्स आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो मैं ये डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपका रेस्ट्रिक्शन -π/2 से π/2 तक था, लेकिन एक बच्चे का रेस्ट्रिक्शन π/2 से 3π/2 तक था, एक बच्चे का 3π/2 से 5π/2 तक था, और एक बच्चे ने फिर उधर से -3π/2 से -π/2 तक था। देखो मैं दिखाऊंगा आपको जो आपके रेस्ट्रिक्शन है। देखो पहला रेस्ट्रिक्शन लगा था -π/2 से π/2 तक, क्योंकि 0 के आसपास लगाया था अपन ने। फिर दूसरे बच्चा का रेस्ट्रिक्शन था कि π/2 से लेकर 3π/2 तक, कि इसमें कोई टर्म नहीं है आपके ग्राफ में। फिर 3π/2 से 5π/2 तक लगाया था, इसमें भी कोई टर्म नहीं है ग्राफ में। फिर एक बच्चे ने -3π/2 से π/2 तक लगाया था, उसमें भी कोई टर्म नहीं है। एक बच्चा ये भी लगा सकता है कि -5/2 से -3π/2 तक। तो ये जो इंटरवल्स हैं, ये इंटरवल्स हैं, ये देखो अलग अलग इंटरवल्स हैं, इनमें सभी में आपका जो फंक्शन sin x है वो 1 1 एंड ऑन टू होगा, बाइजेक्टिव होगा। लेकिन अपन इतने सारे तो इंटरवल ले नहीं सकते, तो अपने ये जो -π/2 से π/2 तक इंटरवल है इसको ही लेंगे। इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। हाँ, इन द अबव डिस्कशन वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन टू द इंटरवल दिस वन। अपन ने डिस्कशन में ये रेस्ट्रिक्शन टू मेक द बाइजेक्शन, मतलब इस फंक्शन fx इजिकल टू साइन एक्स को 1 1 ऑन टू बनाने के लिए आपने इसके डोमेन पे ये रेस्ट्रिक्शन लगाया था, और इसका डोमेन ये बना दिया था आपने, कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके π/2 तक, और आगे पीछे का सारे को हटा दिया था। इनफैक्ट इफ वी रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन टू एनी वन ऑफ द इंटरवल, आप ये तो लगाया वही आपका, आप ये भी लगा सकते हैं, π/2 से 3π/2 तक भी आप इंटरवल ले सकते हैं, 3π/2 से 5π/2 भी ले सकते हैं, -3π/2 से -π/2 भी ले सकते हैं, और इन जनरल आप nπ -π/2 से nπ + π/2 तक कोई भी ले सकते हैं, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो कहने का मतलब आप इन जनरल ये इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। n की वैल्यू आप अगर कुछ भी पुट करेंगे तो आपको एक इंटरवल ही आपको देगा, तो वो सारे इंटरवल होंगे जिनको आप इस साइन x फंक्शन है वहां पे आपका फंक्शन 1 1 हो जाएगा। कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच सच इंटरवल्स वी गेट ए ब्रांच ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स x। अब देखो
अब तक अपना सिस्टम आगे की तरफ चल रहा था। अपन साइन एक्स का 1/(1/(2) प्रूव कर रहे थे, साइन एक्स का 1/(1)(2) फाइंड आउट करना चाह रहे थे। लेकिन अब क्या है कि अपन ने साइन एक्स को 1/(1) भी कर दिया, साइन एक्स को ((2) भी कर दिया। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है या बाइजेक्शन है, एफ फंक्शन है वो बाइजेक्शन फंक्शन है, तो एक फंक्शन g है वो उसका, अगर फंक्शन f a to b डिफाइन है तो फंक्शन g b to a डिफाइन होगा। कभी जब f आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो आपका साइन फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, तो आपका एक नया फंक्शन साइन का इनवर्स फंक्शन, जैसे f का इनवर्स f इनवर्स होता है, वैसे साइन का इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स होता है। साइन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन साइन फंक्शन है और इसका इनवर्स फंक्शन को साइन इनवर्स लिखते हैं। तो ये एक नया फंक्शन डेवलप हुआ। इसका देखो डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होगा। जो उसका साइन फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इसका कोडोमेन होगा या इसकी रेंज होगी, और साइन फंक्शन का जो कोडोमेन होगा या रेंज होगी वो इसका डोमेन होगा। देखो कैसे, ये x है, ये साइन फंक्शन है, ये y है। तो आपका जो साइन इनवर्स है वो ये है, साइन इनवर्स ये है और साइन फंक्शन ये है। तो आपका यहां पे आपने -π/2 से π/2 तक लिया था, -π/2 से π/2 तक के सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, और आपका इधर इसका रेंज क्या आई थी, -1 to 1 आई थी। इसकी रेंज क्या आई थी, -1 to 1 आई थी। अब साइन फंक्शन में क्या है कि आप -π/2 से π/2 की कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये आपको -1 से 1 देगा, रेंज इसकी आ जाएगी। लेकिन आप उल्टा करोगे, इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे, तो जब आप साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 तक की कोई भी वैल्यू डालोगे तो इसका जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, -π/2 से π/2 तक आएगी। साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज आएगी वो -π/2 से π/2 तक आएगी। तो आपके जो साइन वाली जो ब्रांचेस थी ये वाली, आप ऐसा भी कर सकते हो कि साइन इनवर्स फंक्शन है उसका डोमेन तो वही रहेगा, उसकी ये इंटरवल्स दूसरे कर सकते हो आप, कहां से कहां तक है, π/2 to 3π/2, ये भी कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, और आप माइनस वाला भी कर सकते हो, आप ये भी ले सकते हो माइनस। तो इस तरीके से देयर आर सो मेनी ब्रांच। इन ब्रांच में से इस ब्रांच को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे। काम सारी एक जैसा ही है, सबका ही 1/(1)(2) वाला है, लेकिन ये प्रिंसिपल ब्रांच होगी किसकी, साइन के इनवर्स फंक्शन की। तो आगे आप आगे चलिए। द ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स -1 to 1 -π/2 to π/2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ब्रांच। तो अपन अब जो डेफिनेशन देंगे साइन इनवर्स की वो अपन यही देंगे। हालांकि बहुत सारी डेफिनेशन वो और ब्रांचेस हैं, लेकिन अपन इस ब्रांच में ही काम करेंगे, किसमें, प्रिंसिपल ब्रांच में। अब देखो प्रिंसिपल ब्रांच में क्या है। अब मैंने ये पहले बता दिया कि साइन का जो फंक्शन है, साइन फंक्शन है, उसके इनवर्स को हमेशा साइन इनवर्स लिखेंगे। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना,
साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स इनवर्स। ये और ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो साइन का इनवर्स फंक्शन है और इसका मतलब तो क्या होता है, 1/sin x होता है। तो ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसका मतलब 1/sin x होता है, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो साइन का इनवर्स से फंक्शन है, ये ध्यान रखेंगे आप। साइन इनवर्स इज ए फंक्शन विद द डोमेन -1 to 1 एंड रेंज -π/2 to π/2। जो साइन का इनवर्स फंक्शन है उसका डोमेन है वो -1 to 1 है और उसकी जो रेंज है वो -π/2 to π/2 है। अगर ऐसा नहीं भी है तो आपको इसको बनाना पड़ेगा इसके साइन के फॉर्मूलों से, जैसे पाई माइनस थीटा है, साइन पाई माइनस थीटा है, साइन पाई प्लस थीटा जो भी है। अब देखो सच दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एक्स। मान लो यहां पर साइन को आपको पता है कि एक फंक्शन साइन डिफाइन है, तो यहां एंगल्स होंगे। मान लो ये थीटा एंगल है और आपने इसको साइन के अंदर डाला, जैसे साइन π/4 है, ये थीटा की वैल्यू π/4 है, तो यहां आपकी क्या निकल के आएगा, 1/√2। अगर यहां थीटा की वैल्यू π/2 है तो साइन के अंदर π/2 डालेंगे तो 1 निकल के आएगा। अगर साइन थीटा साइन की ये साइन है, इसके अंदर आप थीटा डालेंगे और मान लो ये x निकल के आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, इसका इनवर्स फंक्शन जब डिफाइन करेंगे साइन इनवर्स, तो क्या होगा, अब आप साइन इनवर्स के अंदर क्या डालेंगे, साइन इनवर्स के अंदर x डालेंगे, क्योंकि यहां साइन इनवर्स का डोमेन ये है, ये सेट B है, तो इसके अंदर अगर आप x डालेंगे इसका, तो आपको वापस क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। तो यही डेफिनेशन है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू x, इफ एंड ओनली इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो इसमें अगर ये साइन थीटा इज इक्वल टू x है तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। जो अपन ने f इनवर्स ऑफ ए, अपन ने f इनवर्स ऑफ ए fx देखा था, वो अपना क्या आया था आपको पता है। इस फंक्शन x का डोमेन का ये एलिमेंट है x है, तो इसका डोमेन का x का एलिमेंट है तो ये x ही आया था। क्यों आया था, देखो ये x है, आपने फंक्शन डिफाइन किया साइन, इसके ऊपर क्या फंक्शन डिफाइन किया, साइन, और क्या आ गया ये, मान लो y आ गया। आपने इसके ऊपर वापस साइन इनवर्स x फंक्शन डिफाइन किया इसके ऊपर, तो ये क्या आ गया, वापस x आ गया। तो आपने क्या किया यहां पे, ये fx, x की जगह क्या है, साइन, f इनवर्स की जगह क्या है, साइन इनवर्स। तो अब अगर मैं देखो करता हूं साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू, अब देखो साइन x इज इक्वल टू क्या आएगा, y, साइन x इज इक्वल टू मैं y लिख रहा हूं, साइन इनवर्स y। अब साइन इनवर्स में मैं y डालू, ये y इस साइन इनवर्स में डालूंगा फंक्शन में, तो मेरे पास वापस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सो x कहां से लिया था आपने, x ये लिया था, x इससे जो आपके एंगल्स की वैल्यू थी, ये आपका जो साइन x का जो डोमेन होता है जो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, तो वो -π/2 से π/2 होता है। तो ये -π/2 से π/2 है, तो आपका देखो x की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 तक है। दूसरी बात, सिर्फ इसी डोमेन में जो आपका साइन का ग्राफ आएगा वो देखो कितना कैसा आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन π/2 की वैल्यू 1 इधर भी। तो ये साइन का ग्राफ मैंने पूरा नहीं किया है, ये इस इंटरवल में है, -π/2 से π/2 तक के इंटरवल में जो ग्राफ है आपका वो ये है साइन का। फिर आगे अगर आप करोगे तो ये आगे चलता जाएगा और पीछे भी ये चलता जाएगा, लेकिन मेरे को 1/(1/2) इसको लेना था इस फंक्शन को, इसलिए मैंने इसकी एक ब्रांच ले ली। तो ये आपका साइन का ग्राफ है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1 और साइन -π/2 की वैल्यू -1।
और ये आपका ग्राफ है, ड्रॉ कर दिया। अब आप इसके इनवर्स का ग्राफ देखेंगे, ये तो साइन का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स है। अब इसके इनवर्स का ग्राफ देखेंगे तो देखो कैसा आएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, वहां पे साइन में आप देख रहे हो, साइन में इसका जो डोमेन था वो -π/2 से π/2 तक था, और इसकी जो रेंज थी वो -1 to 1 थी। कैसे? -1 to 1 ये रेंज आ गई, और ये डोमेन आ गया, ये डोमेन और ये रेंज। ये रेंज आ गई। अब इसमें देखिए आप, इस एक्स एक्सिस पे डोमेन ही आएगा, और वाई एक्सिस पे क्या आएगी, रेंज आएगी। तो रेंज कहां से कहां तक हो गई? रेंज हो गई -π/2 से π/2, सॉरी हाँ, इसकी रेंज हो गई -π/2 से π/2, किसकी? साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स डिफाइन कहां से कहां, इसका डोमेन क्या होता है? -1 to 1, और इसकी रेंज होती है -π/2 to π/2। तो ये आप इसमें देख रहे हैं कि आपका ये जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा, किसका? साइन इनवर्स का ग्राफ। आपका साइन था, उसमें जो डोमेन था वो -π/2 से π/2 तक, और ये तो ये चेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, डोमेन है वो रेंज बन गई, रेंज है वो डोमेन बन गया इनवर्स का। तो इस तरीके से अब क्या है, आप अगर ध्यान दें तो एक आपका ये साइन एक्स का फंक्शन है, ये साइन का ग्राफ है, और ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। देखिए आप इसको एक बार फिर देखिए, मैं साइन का साइन इनवर्स का, साइन का साइन इनवर्स का ये ग्राफ है। आप इनमें एक जो कैरेक्टरिस्टिक, मेन कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं दोनों में, वो ये है कि एक दूसरे की मिरर इमेज है ये। और मिरर इमेज कब है? जब आपका मिरर y इक्वल टू एक्स हो, आपका मिरर इस तरीके से हो तो इसकी मिरर इमेज है ये, इसकी मिरर इमेज है ये। अब मिरर इमेज दिखाता हूं मैं आपको कैसे ये मिरर इमेज। हाँ, इसको देखिए आप, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये नीला ब्लू है वो साइन एक्स का ग्राफ है। ये y इक्वल टू एक्स, एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, दिस इज ट्रीट एज ए मिरर, ये मिरर की तरह काम कर रही है। तो जो ये ब्लू वाली लाइन है -π/2 से π/2 तक का जो ये इंटरवल है, इसकी इमेज देखिए। अगर आपका ये फंक्शन, ये आपकी लाइन है y इक्वल टू एक्स है, ये मिरर की तरह काम कर रही है। तो इसी ब्लू वाले की इमेज इस मिरर में देखेंगे तो ये इस पॉइंट की इमेज ये आएगी। फिर क्या होगा, ये नजदीक आ रहा है तो ये नजदीक आता जाएगा, ये इधर से नजदीक आ जाएगा, और फिर ये इधर जा रहा है तो इसकी मिरर इमेज यहां बन जाएगी। तो ये जो इमेज बनी है, ये फंक्शन तो है आपका साइन इनवर्स, और इमेज किसकी बनी है? साइन की इमेज बनी है किस में? इस मिरर y इक्वल टू एक्स में। तो ये आपके साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो इसलिए इस तरीके से आया है। नेक्स्ट, आप इसको फिर देख लीजिए, ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड इट्स से इनवर्स। कोई भी ग्राफ हो, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर लिया है, कोई भी ग्राफ हो अगर उसके इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। अगर दो ग्राफ, एक फंक्शन है और उसका इनवर्स है, तो उनके ग्राफ ड्रॉ करोगे तो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज होगा उसके इनवर्स का। नेक्स्ट,
सम ऑब्जर्वेशंस देखो क्या देखेंगे आप, ये साइन फंक्शन है, ये आपका -π/2 से π/2 तक है। तो ये देखो जैसे पाई की आप एंगल आपका इसका डोमेन में इसकी वैल्यू बढ़ रही है, एक्स के ऊपर वैल्यू बढ़ रही है, आपके एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसे इधर डोमेन पे एक्स की वैल्यू इस तरीके से बढ़ेगी, तो आपका फंक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका फंक्शन बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब -π/2 से π/2 तक में आपका साइन फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब यहां के बाद में आप देखोगे तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है लेकिन आपका फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, इसमें भी आप देखेंगे कि आपका जो डोमेन है -1 to 1 है, आपके साइन इनवर्स फंक्शन है वो जैसे आपका डोमेन में एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपके फंक्शन भी ऊपर की तरफ जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि यहां नेगेटिव है इसकी वैल्यू, नो, नेगेटिव होना नहीं है। फंक्शन की टेंडेंसी क्या है, ग्राफ की टेंडेंसी क्या है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? इफ ग्राफ इज अपवर्ड डायरेक्शन देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ द ग्राफ इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ये आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो -1 to 1 ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इसमें इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस साइन इनवर्स की -1 के ऊपर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -π/2 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहां पर होगी? 1 पे, और वो कितनी होगी? π/2। तो मिनिमम वैल्यू -1 पे -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू 1 पे π/2। तो अब देखो इसके ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। From the graph of sin x and sin inverse x, we observe that sin x and sin inverse x are increasing functions on π/2 to π/2। तो जो sin inverse sin फंक्शन है, जो sin x है उसका डोमेन ये है और इस डोमेन में ये इंक्रीजिंग है, और आपका sin इनवर्स है इसका डोमेन ये है, इसमें भी ये इंक्रीजिंग है। अब देखो द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2 एंड π/2। साइन इनवर्स की मिनिमम वैल्यू -π/2 है, अभी अपन ने जिक्र किया है, देखिए आप साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू -π/2 है और मैक्सिमम वैल्यू π/2 है। साइन इनवर्स x अटेन्स इस मिनिमम वैल्यू -π/2 एट x इज इक्वल टू -1। तो जो साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू जो -π/2 है वो -x इज इक्वल टू -1 पे आएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू π/2 है वो x इज इक्वल टू 1 पे आएगी। सो ये आपका साइन इनवर्स पूरा हुआ। थैंक यू, फिर मिलेंगे। ओके।